वर्क पावर एनर्जी के सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। द वर्क डन इन होल्डिंग 15 किलोग्राम सूटकेस while waiting for a bus for a 15 मीटर, है ना। 15 किलोग्राम का सूटकेस लेके वो बस स्टैंड में वेटिंग हॉल में 15 मिनट तक वेट कर रहा है। तो अपने को क्या निकालना है, इसको वर्क डन निकालना है। तो अब इसलिए वेटिंग में है ना, काम तो कुछ कर नहीं रहा है, पोजीशन चेंज तो हो नहीं रहा है, तो वर्क शुड बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन पुशेज ए बॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट। अ मैन दीवार को पुश कर रहा है बट वो दीवार को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो ही डज नो वर्क, है ना, क्योंकि उसको पोजीशन चेंज होना चाहिए, कोई भी वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज रोइंग अ बोट अप स्ट्रीम and in speed of that boat is found to be not moving with respect to the bank। मतलब एक मैन जो आपके बोट पे है, बोट चला रहा है अप स्ट्रीम, एंड इन स्पाइट ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू बैंक, बोट जो है मूव नहीं हो पा रहा है, तो द वर्क डन बाय द मैन विथ रिस्पेक्ट टू बैंक क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि ये क्या कि अप स्ट्रीम में तो मूव कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवाउंट बाच स्प्रिंग, इसमें क्या आ जाएगा, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन है, अ लेबर कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड टू अनदर पॉइंट एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, ही डज। मैंने एक आदमी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया सूटकेस लेके, सूटकेस वाला का, फिर वो अपने स्थान पे आ गया। तो कह रहा है कि इसमें क्या वर्क होगा, बेसिकली 0 वर्क, क्योंकि नो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, गया और आ गया है तो वही अपने पोजीशंस पे, मतलब वो पर्सन का, लेबर का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। ये हमेशा ख्याल रखना, वर्क होने के लिए फर्स्ट कंडीशन आपका पोजीशन चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क 0 हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स फॉर विच, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या कंडीशंस होता है, बेसिकली दिस इज एफ डॉट डी एस इन ए क्लोज पाथ। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जो एनर्जी है जो वो कंजर्व रहे। तो कंजर्व कब रहेगा, जब क्लोज पाथ में, किसी क्लोज पाथ में अगर आप वर्क करो, तो यहाँ से गया वही पॉइंट पे आ गया, तो वर्क शुड बी 0 इन ए क्लोज पाथ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बी। एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वर्क होगा ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज 4x एफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या बताएगा, आपका वर्क बताएगा। अब आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। सर बी। क्या कर रहा है, 2 स्प्रिंग ए एंड बी आर आइडेंटिकल, 2 स्प्रिंग है ए एंड बी, क्लास अटेंड नहीं किया होगा। एक स्प्रिंग ए है और दूसरा स्प्रिंग है आपका बी है, बट बी इज स्टीफर देन ए। बी क्या है आपका, ज्यादा स्टीफर है, मतलब ज्यादा स्टीफर का मतलब ज्यादा हार्ड है। व्हेन बोथ आर स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, से दोनों को स्ट्रेच करो तो मोर वर्क इज डन कॉज ऑफ ए, ए के कारण आपको ज्यादा वर्क लगाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ाते समय करवाया हुआ भी है। ये बताएं क्या होगा, द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा इसका आंसर। सर फर्स्ट वाला, इफ only if the forces are acting on it are conservative। द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज, टोटल वर्क डन जो है किसके बराबर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स लगा दे, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट हाइट
h with respect to ground is mgh. पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh के बराबर है, ग्राउंड से पार्टिकुलर है, ठीक है। when it falls freely to the ground its kinetic energy becomes, और ऊपर से अपन ने इसको गिरा दिया, फ्री फॉल गिरा दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया, फ्री फॉल गिरा दिया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी, फ्री फॉल ग्राउंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स mgh, क्योंकि जिससे आप ऊपर ले गए, जो एनर्जी से आप ऊपर ले गए, अब कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं वेलोसिटी, और उसी एनर्जी से आप नीचे जा रहे हैं, तो जिस एनर्जी से ऊपर गया आएगा उसी एनर्जी से नीचे भी आएगा। अब देखो, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, दो बॉल है डिफरेंट मासेस है, एक का m1 है और दूसरे का m2, अलग अलग मास का है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, सेम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। देन द, अब क्या कह रहा है ऑप्शन, हेवियर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम, लाइटर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम, बोथ बॉल हैव इक्वल मोमेंटम, बोथ बॉल हैव जीरो मोमेंटम। अब इसमें आपको पता होना करना है कि मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है? अलग अलग है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो इसके कारण क्या होगा? हेवियर बॉल का ग्रेटर मोमेंटम होगा, क्योंकि मास अलग अलग है ना, तो अब वेलोसिटी तो सेम है, तो डिपेंड किस पे करेगा? बेसिकली मास पे डिपेंड करेगा। तो जो ज्यादा मास वाला होगा उसकी मोमेंटम भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए फ्लाइंग बर्ड, कोई वर्ड फ्लाई कर रहा है तो उसके द्वारा एनर्जी कितनी होगी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए फ्लाइंग बर्ड्स, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, क्योंकि वर्ड क्या है? फ्लाई कर रहा है ना, तो अर्थ से पार्टिकुलर हाइट पे है। तो अगर याद हो मैंने बताया था, अगर किसी में हाइट हो तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो हाइट होना चाहिए, mg तो कांस्टेंट ही, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगा। और वर्ड क्या फ्लाई कर रही है, मतलब किसी वेलोसिटी इसमें है, और जिसमें वेलोसिटी होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो वर्ड जो फ्लाई हो रहा है उसमें दोनों तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। अब है एनर्जी पोजेस्ड बाय बेंट बो, बेंट बो के द्वारा क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका यूनिट बताएं, प्रेशर इन वॉल्यूम का इसका क्या यूनिट होगा? समझ में नहीं आ रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट का यूनिट, दिस इज एनर्जी, मतलब जो इसकी एनर्जी होगी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वही एनर्जी, वही यूनिट क्या होगी आपकी एनर्जी। इसके लिए आपको यूनिट डायमेंशन जब पढ़ाया था ना, तो वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखो प्रेशर की, अगर प्रेशर वॉल्यूम की बात है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। इससे एक आंसर आ, तो न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर मतलब फोर्स अपॉन लेंथ, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। प्रेशर तो होगा नहीं ना, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स होगा नहीं क्योंकि न्यूटन होता है, और इंटेंसिटी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, पे आपने क्या प्लॉट किया? मोमेंटम प्लॉट किया, दिस इज द मोमेंटम। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? काइनेटिक एनर्जी प्लॉट किया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मोमेंटम है और वाई एक्सिस पे क्या आपका? काइनेटिक एनर्जी। देन द नेचर ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का नेचर क्या है? ऑब्वियसली पहले ही बता चुके हैं, पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्क डन बाय द मेंशन्ड फोर्स इज नेगेटिव, यानी किसमें वर्क डन आपका निगेटिव होगा? द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकोगे, ऑलरेडी मैंने पहले भी चैप्टर में बता चुका हूँ, मोशन इन ए प्लेन में जब बॉडी को ऊपर की तरफ जाता है तो जी को क्या लेते हैं, और जब बॉडी डाउनवर्ड आता है तो जी को क्या लेते हैं, तो उसी बेसिस पे है ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द बॉडी इज ड्रॉन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कर्व इज ड्रॉन एक्सप्रेसिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्स एक्स, एक कर्व ड्रॉ करना है जिसमें काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल कहाँ करना है अपने को? एक्स एक्सिस पे करना है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट
एट इंस्टेंटेनियस। स्लोप मतलब स्लोप बेसिकली अगर आप मैथ्स में पढ़ा होगा, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। जब कर्व को अपन वाई y is equal to mx plus c। एक्स होता है, तो यहाँ जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स बाय डी ई, माने काइनेटिक एनर्जी। इसमें कौन सा हो जाएगा बेसिकली, फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम शैल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी सेम है, द मोमेंटम शैल बी मैक्सिमम, मोमेंटम क्या है, मैक्सिमम है। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और तो काइनेटिक एनर्जी सेम है पार्टिकल्स की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मोमेंटम अपना मैक्सिमम होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है ना, अल्फा पार्टिकल्स हैव ग्रेटर मास देन ग्रेटर मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट स्पेस, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट स्पेस क्या बताएगा बेसिकली, दिस इज फोर्स, जो कि अभी यूनिट वाले चैप्टर में अपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two identical balls are moving with equal speed in opposite direction, एक इधर जा रहा है और एक बॉल जो है इधर जा रहा है, आइडेंटिकल बॉल है, मतलब m1 इक्वल टू m2, टू आइडेंटिकल बॉल्स आर मूविंग इक्वल स्पीड, दोनों की स्पीड भी आपका सेम है, v1 v2, मतलब v1 इक्वल टू v2। तो फॉर द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज का क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, मोमेंटम इज नॉट जीरो बट काइनेटिक एनर्जी जीरो, है ना। मोमेंटम जीरो होगा, है ना, मोमेंटम तो जीरो, काइनेटिक एनर्जी नॉट जीरो, क्योंकि मोमेंटम आप है ना m1 v1, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में क्या लोगे, निगेटिव लोगे, तो माइनस m2 v2, ये तो जीरो ही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा जीरो, क्योंकि इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल, मोमेंटम को अगर डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मोमेंटम को डबल कर दिया जाए और अगर मैं देखता हूँ मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। तो अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो रिलेशन से आपके हो जाएंगे, रिलेशन निकालना पड़ेगा इसका आपका। तो अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं रिलेशन निकाल दूं, तो 2e अपॉन m इक्वल टू v स्क्वायर, v इक्वल टू अंडर रूट, और ऊपर क्या है आपका मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर क्या लिख सकते हो, m, v की वैल्यू रख देते हैं 2e अपॉन m, तो रूट m से रूट m हो जाएगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 2e m, मतलब 2 काइनेटिक एनर्जी। और इसमें क्या कह रहा था कि मोमेंटम को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो फर्स्ट अगर मोमेंटम मान लेते हैं इसको p मान लेते हैं, p इक्वल टू क्या हो गया 2em। अब मोमेंटम को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, 2p कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम क्या हो गया आपका डबल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, मोमेंटम डबल है ना, तो p की वैल्यू यहाँ रख दो जो ऊपर अपन ने यहाँ निकाला है, इसमें एनर्जी का कंडीशंस आपको पता चल जाएगा। दिस इज बिकम 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इंटरनल फोर्स कैन चेंज। तो इंटरनल फोर्स बेसिकली किसके कारण चेंज होता है, एक्सटर्नल फोर्स तो कर एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड वन इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी तो एक्सटर्नल हो जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम नहीं होगा, मतलब किसके कारण हो जाएगा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल फोर्स। क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, और इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का जैसा मास होगा
उस हिसाब से उसकी एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, कौन सा आपका इसमें कंजर्वेटिव फोर्स है जो कंजर्व होके रह जाए, माने चेंज नहीं होना चाहिए। तो विच ऑफ द फोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो कंजर्वेटिव फोर्स पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड viscous force. This is the electrostatic force is the conservative force. Identify the non-conservative forces in the, जो जिसमें कंजर्व होके नहीं रहे, वो मतलब कि वेस्टेज हो जाए पूरा पूरा। वेट ऑफ द बॉडी, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव कौन कौन से होंगे इसमें, जिसका एयर रेजिस्टेंस इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कभी भी स्टोर होके नहीं रहते हैं, ये हमेशा चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसमें क्या होगा आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज एट द पॉइंट वेयर इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बॉडी को आप वर्टिकली थ्रोन करो इस तरह से, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, इसकी डायरेक्शन क्या हो रहा है, मोशन का चेंज हो रहा है। वेयर इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब अपवर्ड फेंक रहे हैं ना, अगर कहीं भी अगर हाइट की बात होती है तो हाइट की कहीं भी बात होगी तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, एक ख्याल रखना। और कहीं भी अगर वेलोसिटी की बात होती है तो वहां हमेशा kinetic energy, because kinetic energy depend upon velocity and potential energy depend upon height. Next question है आपके, E represent the total mechanical energy of the system while U represent the potential energy. E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या E माइनस यू निकालना है। E क्या है आपका, E क्या आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी है और यू क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दिस इज आइदर पॉजिटिव या जीरो, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए तो जीरो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a constant force F is applied on the stationary particle mass m पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन सर्टेन डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी अटेन्ड बाय पार्टिकल्स, एक स्टेशनरी पार्टिकल है एम मास का, इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ द अटेन्ड बाय पार्टिकल इन सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, मान ले कि ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस कर गया, यहाँ से यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसकी वेलोसिटी कितना अटेंड करेगा, दिस इज 1/√m। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। 1/m। m सिर्फ होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसी के बात कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट में पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी अटेंड बाय पार्टिकल इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू मास की वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन revolving around a nucleus। न्यूक्लियस के, दिस इज द न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है ना, और वेलोसिटी भी इसमें है ही है, वेलोसिटी है और न्यूक्लियस से पार्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव कर रही है, तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ x मतलब डिस्प्लेसमेंट, f फोर्स, u एनर्जी, डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच का रिलेशंस क्या हो जाएगा, दिस थर्ड, f इक्वल टू माइनस du/dx, है ना। ये सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, और जिसका क्लास छूट गया होगा वो मैंने लेक्चर डाल दिया, अभी तो फर्स्ट लेक्चर डाल दिया और भी लेक्चर में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द व्हीकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो पावर ऑफ द इंजन का पावर क्या होगा आपका, μmg × v। सारे
क्वेश्चन का जवाब आपको नोट्स में मिल जाएगा। द स्टेटमेंट एक्सेलरेशन इज जीरो, क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इफ एंड ओनली इफ नेट फोर्स इज जीरो, कब होगा, इफ नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो एक किस कंडीशन में होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, इनर्शियल फ्रेम में होता है, दोनों फ्रेम में होता है, किसी भी फ्रेम में नहीं होता। ऑब्वियसली इनर्शियल फ्रेम में होगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम मैंने जब न्यूटन लॉ पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिटेल बताया था, और इसके लेक्चर भी डले हुए हैं अलग से टॉपिक्स, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सेलिंग ऑफ बोट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सेलिंग ऑफ बोट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय ए बॉडी बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में आने से पहले वर्क डन कितना, किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्योंकि मूव करेगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये मैंने वर्क पावर एनर्जी के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और थ्योरेटिकल पढ़ लो, और एक बार उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे ना तो सब तुमको बहुत आसानी से हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा।